नमस्कार, स्वागत है आपका उज्ज्वल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको आप गुप्त वंश के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हम मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके हैं और अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्ज्वल जी की प्लेलिस्ट में जाकर रीड की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, भूगोल देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना न भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। देखिए, 102 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम लेकर आए हैं और ये जो प्रश्न हैं किसी न किसी, चाहे वो एसएससी है या रेलवे है या आपके पीसीएस की पेपर हैं या आरपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें से ही ये जो है कलेक्ट किए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं 102। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में प्रश्नों को किया गया है ताकि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं तो बन जाएगी, इसलिए थोड़े से शॉर्ट करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, और जल्दी से देखेंगे हम। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में संस्कृत के महान लेखक कौन थे? देखिए, सबसे पहली बात तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, ये उनकी उपाधि है विक्रमादित्य। ठीक है, इनके जो नवरत्न यानी कि 9 रत्नों में से एक जो संस्कृत के महान लेखक हुए हैं वो कालिदास हुए हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? तो गुप्त काल की जानकारी देता है। देखिए, ये प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से जो था कौशाम्बी में, कहाँ पर? कौशाम्बी में था मूल रूप से प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में देखिए इलाहाबाद में है और समुद्रगुप्त जो है इसकी विजयों का वर्णन है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जो विजय उसने की है उनकी प्रशंसा की गई है इसमें। और साथ में इलाहाबाद अगर लाने की बात करें तो इस अभिलेख को इलाहाबाद लेकर आए थे अकबर। कालिदास की कृतियां हैं तो 7 कृतियां हैं कालिदास की, जिसमें से देखिए जो रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ऋतुसंहार है। तो ये जो 4 तो क्या है? काव्य हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस काव्य जो है मेघदूतम है और 3 इसके नाटक हैं। कौन कौन से हैं? तो आपके मालविका अग्निमित्रम है, विक्रम उर्वशीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो इस प्रकार से 3 नाटक आते हैं। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो 7 कालिदास की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार क्या है? तो ये कालिदास की कृतियां हैं। देखिए, इन सब से जो जानकारी प्राप्त होती है, किसकी प्राप्त होती है? गुप्त काल की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हम समझते हैं। और ये सारी जो 7 की 7 कृतियां हैं संस्कृत में जो है लिखी गई हैं। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और जो मेघदूतम है इनमें से ये जो लिखी गई है वाकाटक जो शासक हैं उनके दरबार में लिखी गई थी। क्योंकि देखिए, कुछ टाइम के लिए जो कालिदास जी थे वो वाकाटकों के पास रहे थे, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनसे वाकाटकों के अच्छे संबंध थे। तो थोड़े समय के लिए कालिदास उनके दरबार में रहे थे। तो ये 4 जो काव्य हैं किसके हैं? कालिदास के हैं। मिलान करना है महत्वपूर्ण जो हैं कृतियां हैं या आप कह लीजिए ग्रंथ हैं। नीतिसार के हैं लेखक कामंदक, अमरकोश के अमर सिंह है, सिंहासन बत्तीसी के बेताल भट्ट हैं और सुश्रुत संहिता के हैं सुश्रुत। ठीक है, नीतिसार के कामंदक, सिंहासन बत्तीसी के बेताल भट्ट, अमरकोश के अमर सिंह, सुश्रुत संहिता तो इसके हैं सुश्रुत। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम,
अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो तीनों नाटक हैं ये किस महान लेखक ने जो है लिखे हैं? तो देखिए आपको अभी बताया था कि कालिदास ने लिखे हैं। और ये कालिदास किसके दरबार को सुशोभित करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करते थे। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो किसमें की गई है? तो चंपू शैली में की है। किसने की है? हरिसेन ने की है। देखिए पहली बात तो हरिसेन कौन, ये चंपू शैली क्या है? तो देखिए गद्य और पद्य में लिखी जाने वाली होती है चंपू शैली। तो दोनों में इसकी रचना हुई है प्रयाग प्रशस्ति की, गद्य और पद्य में। और इसके रचयिता हैं हरिसेन। हरिसेन कौन थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, काफ़ी बढ़िया जो है लेखक थे। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति ही जो है इनका महत्वपूर्ण अभिलेख है, इनसे जानकारी पता चलती है समुद्रगुप्त की विजयों की। पृथ्विया प्रथम वीर, ये आपके लिए प्रश्न नया है। ये जो उपाधि है किसने धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। गुप्तकालीन रजत यानी कि जो चांदी की मुद्राएं थी वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बयाना भरतपुर से, राजस्थान से प्राप्त हुई हैं गुप्तकालीन रजत मुद्राएं। सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ किसने जारी किए थे? तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो जारी किए हैं, जारी हुए हैं, वो हुए हैं गुप्त काल में। शीशे के सिक्के आपके हुए थे जो शातकर्णी वंश जो था इनका, उनके टाइम में। गुप्त काल में क्रमशः दिनार और रुपयक किसे कहते थे? दिनार तो देखिए सोने का सिक्का जो होता था वो दिनार कहलाता था, रुपयक जो होता था वो चांदी का सिक्का रुपयक कहलाता था। ठीक है। मंदसौर अभिलेख ये काफ़ी फेमस है। कुमार गुप्त महेंद्रादित्य का मंदसौर अभिलेख है। ठीक है। और ये गुप्त काल की जानकारी देता है, कुमार गुप्त की जानकारी देता है। ये भी कुमार गुप्त की प्रशस्ति है। प्रशस्ति इसकी जो कुमार गुप्त की प्रशस्ति है, मंदसौर प्रशस्ति, इसके रचयिता कौन थे? तो अगर इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता थे वत्स भट्टी। और ये कुमार गुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? गुप्त वंश का अगर पहला शासक देखें तो श्रीगुप्त था। और अगर वास्तविक संस्थापक देखें तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। और क्या कहते हैं आपके, जो ये श्रीगुप्त था इसने सबसे पहले महाराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। अगर हम इनके मूल प्रदेश की बात करें तो अयोध्या जो था या प्रयाग साकेत प्रदेश जो था वो इनका मूल प्रदेश था। ठीक है। महाराजा धीराज की सबसे पहले जो उपाधि धारण की है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की है। चंद्रगुप्त प्रथम जिसका कार्यकाल जो था 319 से 335 ईस्वी था, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। गुप्त संवत चलाया, गुप्त संवत किसने चलाया है? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया है। देखिए जब कुषाणों का पतन होता है और जो गुप्त काल है उसके बीच का जो इतिहास है वो कैसा है? वो अंधकारमय है। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लक्ष्मी राजकुमारी से विवाह किया था? तो देखिए अगर लक्ष्मी राजकुमारी की बात करें तो कुमार देवी से विवाह किया था। लक्ष्मी राजकुमारी थी। दिल्ली का मेहरौली स्तंभ जानकारी देता है, ये गुप्त काल की जानकारी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरौली लोह स्तंभ, इस लोहे में कभी जंग नहीं लगी है। ठीक है। बहुत ही उत्तम किस्म का लोहा है। तो मेहरौली लोह स्तंभ जानकारी देता है गुप्त काल की। और मेहरौली जो लोह स्तंभ है ये है किसका है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है, सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था वो था
आपके समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी किससे प्राप्त होती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। एरण अभिलेख कहाँ पर है? तो ये आपके एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। लिच्छवी दोहित्र की उपाधि धारण की थी, यानी कि लिच्छवियों का दोहता, ठीक है। तो लिच्छवियों का दोहता कौन था? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र जो होगा वही लिच्छवियों का दोहता होगा। तो समुद्रगुप्त जो था वो लिच्छवी दोहित्र था, इसीलिए उसने ये उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त जो था वो साम्राज्यवादी शासक था। जो आपको ये जो इस वीडियो में थंबनेल मिलेगा, ठीक है, उस थंबनेल में एक भारत का मैप बना हुआ है, वो ध्यानपूर्वक देखिएगा। वहाँ पर समुद्रगुप्त जो है उसका एरिया, ये काफ़ी एरिया जो है इसने विजिट किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का एरिया थोड़ा था, लेकिन जो एरिया जो सबसे ज़्यादा था वो समुद्रगुप्त ने ही विजय किया था, इसलिए वो एक साम्राज्यवादी शासक था। अगला प्रश्न आता है, समुद्रगुप्त को भारत का, अगर नेपोलियन की बात करें तो किसने कहा है भारत का नेपोलियन? भारत का नेपोलियन कहा है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। वह गुप्त शासक जो कवि था, संगीतज्ञ था, और जिसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उसे दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त जो था कवि भी था, संगीतज्ञ भी था, और सिक्कों पर वो वीणा भी बजाता था, इसलिए उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कृष्ण चरितम, ये आपके लिए नया प्रश्न है। कृष्ण चरितम पुस्तक के रचयिता कौन है? समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। वह कमजोर शासक जिसकी सुंदर पत्नी थी, उसका नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी। उसको पाने के लिए शकों का भयानक आक्रमण गुप्तों से हुआ था, ठीक है। तो कौन सा शासक था? कुमारगुप्त। देखिए इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है। देखिए समुद्रगुप्त के बाद ये शासक बना था कुमारगुप्त, ठीक है। और कुमारगुप्त की पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। शकों का कहते हैं इसीलिए आक्रमण हुआ था। और जो कुमारगुप्त था वो चाहता था कि युद्ध न हो, और इसलिए वो क्या करता है, ध्रुव जो स्वामिनी है उसको शकों के पास भेजने की तैयारी कर लेता है। तो इस चीज़ से नाराज होकर जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, वो इसका भाई था, कुमारगुप्त का छोटा भाई था, वो क्या करता है, इस अपमान को सह नहीं सकता, और वो क्या करता है, शकों को पराजित कर देता है और ध्रुव स्वामिनी को वापस ले आता है, ठीक है। और क्या होता है कि कुमारगुप्त को मारकर और ये शासक बन जाता है, और साथ ही साथ ध्रुव स्वामिनी से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो विवाह कर लेता है बाद में। ये छोटी सी स्टोरी थी। शकों को हराकर और रामगुप्त को मारकर, सॉरी यहाँ पर कुमारगुप्त दिया हुआ है, कुमारगुप्त नहीं है, ये आपके रामगुप्त है, ठीक है, रामगुप्त। तो शकों को हराकर वह रामगुप्त को मारकर गुप्त सम्राट बना। तो कौन गुप्त सम्राट बना था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। अगला प्रश्न आता है हमारा, गुप्त वंश का पहला शासक। देखिए ये कंफर्म ही है, ये कुमारगुप्त नहीं आएगा, रामगुप्त आएगा, ठीक है। रामगुप्त को मारा था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये इसका बड़ा भाई था। रामगुप्त क्या था? बड़ा भाई था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने शक मुद्राओं की तर्ज पर चांदी की मुद्राएं चलाई। तो शकों को हरा के और फिर इसने क्या किया? चांदी की मुद्राएं चलाई। और किसने चलाई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, वेताल भट्ट, धन्वंतरी, शंकु, घट करपर, शपणक और वररुचि किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सभी जो हैं ये संस्कृत साहित्य के विद्वान थे।
स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया, जानकारी कहाँ से पता चलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त का, उससे पता चलता है कि उसने हुणों को पराजित किया था। फाहियान कब भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था। आयुर्वेद का पिता या आयुर्वेद का भगवान कौन कहलाता है? धन्वंतरी कहलाता है। फाहियान का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये है फूको की। भारत का शेक्सपियर कहलाता है कालिदास। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, इसका पूरा नाम है, किसके पश्चात शासक बना? तो ये बना था चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात शासक बना। पहले चंद्रगुप्त प्रथम बना, उसके बाद समुद्रगुप्त बना, उसके बाद आपके रामगुप्त थोड़े समय के लिए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद जो है कुमारगुप्त। वराह मिहिर का प्रसिद्ध ग्रंथ वृहत संहिता, देखिए ये खगोल शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और ये कुमारगुप्त प्रथम है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर महायान शाखा की जो है स्टडी करवाई जाती थी, महायान शाखा की। और आपको बता दें कि गुप्त काल जो है ऐसा समय था जब बौद्ध धर्म का महायान जो शाखा थी उसका वर्चस्व था। हुणों का आक्रमण हुआ, तो हुणों का आक्रमण जो स्कंदगुप्त है उसके समय में हुआ, और इसने हुणों को पराजित भी किया। कुमारगुप्त के पश्चात कौन शासक बना था? स्कंदगुप्त शासक बना, और ये कुमारगुप्त का पुत्र था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अजंता की गुफाएं संबंधित हैं, अजंता की गुफाएं जो संबंधित हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। देखिए मोहम्मद गोरी के दो सेनापति काफ़ी जो है बढ़िया थे। एक तो था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, और ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये लाहौर दिल्ली इस साइड में रहा, और जो बख्तियार खिलजी है वो कहाँ चला गया? वो उड़ीसा बिहार वगैरह होते हुए बंगाल उस साइड में चला गया, और इसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, और वहाँ का ये जो है उड़ीसा बंगाल और इस साइड का जो है शासक बन गया था। पहले जो बंगाल की हम बात करते हैं तो वो अकेला बंगाल नहीं था, उसमें बिहार भी शामिल था, उसमें उड़ीसा भी शामिल था, और उसमें बंगाल जो है वो भी शामिल था। मिलान करना है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की है। थोड़ी सी बात कर ले मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है, और ये संस्कृत का ऐसा एकमात्र नाटक है जो नायिका विहीन है, जिसके अंदर नायिका यानी कि जो नायिका होती है वो नहीं है। और दूसरी बात कि जो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है ये मौर्य शासक की जानकारी देता है, चंद्रगुप्त मौर्य की। दूसरी बात ये गुप्त काल से भी संबंधित है, मतलब गुप्त काल की भी जानकारी विस्तृत रूप से इसमें मिलती है, तो ये काफ़ी जो है लोकप्रिय है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की किताब है, बच्चों के लिए खास तौर पे है, कहानियां हैं इसमें। अरबी भाषा में जो इसका अनुवाद हुआ है वो कलीला दमना नाम से हुआ है, कलीला दमना नाम से इसका अरबी में अनुवाद हुआ है। स्वपन वास वधतम, देखिए ये भास का नाटक है, और भारत का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक कहें तो वो स्वपन वास वधतम ही है। मृच्छकटिकम, देखिए इसका मतलब ये होता है माटी का खिलौना गाड़ी, माटी का खिलौना गाड़ी। देखिए ये कैसा नाटक है? ये शूद्रक का दुखांत नाटक है, मतलब जिसमें दुख पूर्वक अंत हो ऐसा नाटक है। गुप्त काल का महान गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट था, और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी आर्यभट्टियम। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या क्लासिकी एज जो कहा जाता है वो कहा जाता है कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में है। देखिए अगर हम टोटल गुफाओं की बात करें तो 29 है, जिसमें से आपकी 16वीं 17वीं और 19वीं जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? वो गुप्त काल से संबंधित हैं।
अजंता की गुफा 16, 17, 19 किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। मरणासन राजकुमारी का चित्र है, तो ये काफी फेमस चित्र है। मरणासन राजकुमारी का चित्र ये गुफा संख्या 16 में है। जातक कथाओं का वर्णन जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको मिलेगा अजंता की गुफा संख्या 17 में। किस गुप्त शासक का नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त नाम था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख ये दोनों एक ही हैं। शक विजेता, शकों को किसने विजय किया था? तो वही छोटी सी कहानी बताई थी आपको ध्रुव स्वामिनी वाली। तो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है ये शक विजेता है। अंतिम रूप से इसने भारत से शकों को निकाला है। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। देखिए, अगर हुणों की बात करें, हुणों को परास्त किया था तो स्कंद गुप्त ने किया था। और अगर हम शकों की बात करें तो शकों को का पूर्ण रूप से विनाश किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्राचीन भारत के अगर हम आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हैं, कौन से व्यक्ति हैं, कौन से चिकित्सक हैं? तो धन्वंतरी है, चरक है, सुश्रुत है। अगर हम धन्वंतरी की बात करें, देखिए तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। अगर हम चरक की बात करें, ये कनिष्क के समय में थे, कनिष्क के समय में। और सुश्रुत की बात करें तो ये भी प्राचीन भारत के ही आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था वहाँ से संचालित होता था। ये ताम्रलिप्ति था कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल का जो मिदनापुर है वहाँ पर था। अगर आजकल देखें तो कोलकाता के थोड़ा सा पास में ही है, कुछ किलोमीटर दूर ही ताम्रलिप्ति या इसी को ताम्रलिपि भी कहा जाता था। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में आम जनता दैनिक क्रय विक्रय के लिए किसका प्रयोग करती थी? तो कौड़ियों का प्रयोग करती थी। गोपराज नामक सेनापति की पत्नी 510 ईस्वी में सती हुई, उसकी जानकारी मिलती है एरण अभिलेख से। देखिए, सती प्रथा का पहला अभिलेखित जो साक्ष्य है वो यही है, ठीक है, जिसमें गोपराज की पत्नी सती होती है 510 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है, गुप्त साम्राज्य में कर रहित भूमि किसको दी जाती थी? तो ब्राह्मणों को दी जाती थी। किस लिए दी जाती थी? धार्मिक या जो शैक्षणिक उद्देश्य है उसके चलते इस पर कर नहीं लगता था। और ये जो जमीन होती थी ये अग्रहार कहलाती थी, अग्रहार, ठीक है। और ये ब्राह्मणों को दी जाती थी या मंदिरों को दी जाती थी। किस और इन पर पूरा स्वामित्व जो होता था वो ब्राह्मणों का रहता था। किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? तो देखिए, ऐसे तो श्रीगुप्त का नाम भी आता है, श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र है घटोत्कच, उसका नाम भी आता है, लेकिन हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने कोई सिक्का जारी किया है या नहीं। और हमें सबसे पहले जो गुप्त साम्राज्य में सिक्का जारी करने का पता लगता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा हिस्सा जो है वो भू राजस्व की दर थी। और एक हिस्सा, जैसे 6 हिस्से थे तो जो छठा भाग होता था, मतलब एक हिस्सा जो होता था वो राजा को देना होता था और 5 हिस्से व्यक्ति रखता था। सांख्य दर्शन का प्रणेता कौन है? कपिल मुनि। भारतीय दर्शन की अगर हम प्राचीनतम दर्शन कहें तो यही है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? देखिए, तर्क पर आधारित दर्शन है न्याय दर्शन, और इसके जो प्रणेता है गौतम है। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, अक्षपाद। क्या नाम है? अक्षपाद। देखिए, जब हम फिलॉसफी पढ़ेंगे डिटेल में, यानी कि जब हम दर्शन पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ों को, इन सभी दर्शनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रणेता जो हैं वो कौन है? वो गौतम हैं। गुप्त काल का ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? तो भीतरगांव का मंदिर, यूपी के कानपुर में है भीतरगांव। देखिए, गुप्त काल की बात करें तो सबसे पहले अगर मंदिरों की शुरुआत हुई है तो गुप्त काल से ही हुई है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। और इन्होंने योग के बारे में डिटेल में चर्चा की है।
मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। अश्वमेध पराक्रम, लिच्छवी दोहित्र, सर्व राजोच्छेता उपाधियां किसकी हैं? तो सभी राजाओं को हराने वाला अश्वमेध पराक्रम, लिच्छवियों का दोहिता, ये सारी उपाधियां जो दी गई हैं या ली गई हैं समुद्रगुप्त के द्वारा। जब तक जीवित रहो, सुखपूर्वक रहो, चाहे इसके लिए उधार ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो पुनर्जन्म का खंडन कौन सा दर्शन करता है? चार्वाक दर्शन करता है, भौतिकवादी दर्शन है। और इसके जो शास्त्र थे उसको ब्राह्मणों ने जला दिया था, ठीक है। इसीलिए हमें आजकल कोई भी चार्वाकों का दर्शन जो है उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और ये चाहते थे कि आप खुश रहें, चाहे आप उधार लेकर ही जीवित क्यों ना रहें। भारत का ऐसा मंदिर जिसमें शिखर का प्रयोग सबसे पहले हुआ है, तो सबसे पहले ऐसा मंदिर जिसमें शिखर का प्रयोग हुआ है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यूपी के लीलापुर जिले में देवगढ़ नाम का एक स्थान है, वहाँ पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना है यूपी के लीलापुर में। और 575 ईस्वी में ये मंदिर बना है, ठीक है। 575 ईस्वी में ये मंदिर बना है। सबसे पहले मंदिर निर्माण जो हुआ है गुप्त काल में ही शुरू हुआ है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की जो रचना हुई है, देखिए जो आपके गुप्त काल है इस टाइम पे शैव धर्म और अगर आप बात करें वैष्णव धर्म, तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा इन दोनों की प्रगति हुई थी। और शिव के जो चारों, जो आगे हम बात करेंगे, ठीक है, इस प्रश्न में नहीं लेंगे, आगे बात करेंगे। तो शिव के अर्धनारीश्वर रूप यानी कि अर्धनारीश्वर, जैसे दो इस तरफ शिव जी बने हुए हैं, इस तरफ पार्वती बनी हुई है, इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं उसकी रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। सारनाथ की बैठी और मथुरा की खड़ी मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। कहाँ की प्रसिद्ध हैं? कब की प्रसिद्ध हैं? गुप्त काल की प्रसिद्ध हैं। देखिए जो मूर्तियां बनी हैं काफ़ी संख्या में, गंगा की, यमुना की मर्ण मूर्तियां बनी हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनी हैं, तो वो किस समय बनी हैं? गुप्त काल में बनी हैं। शिशुपाल वध के लेखक कौन हैं? शिशुपाल वध के लेखक जो हैं वो माघ हैं। किरातार्जुनियम, ठीक है, किरातार्जुनियम के लेखक कौन हैं? तो भारवी जो है वो किरातार्जुनियम के लेखक हैं। अंतिम रूप से रामायण महाभारत का संकलन व पुराणों का वर्तमान स्वरूप कब सामने आया? तो रामायण को अंतिम रूप से कब जो है समाप्त किया गया, महाभारत का अंतिम रूप से संकलन कब किया गया, और पुराणों का जो हम वर्तमान में स्वरूप देखते हैं वो गुप्त काल में लिखा गया था। गुप्त काल की तुलना किससे की जाती है? तो पेराक्लीज युग से की जाती है और एलिजाबेथ युग से की जाती है। देखिए पेराक्लीज युग जो है वो एथेंस के इतिहास में है। एथेंस, आपने 300 फिल्म देखी होगी, नहीं देखी तो आप देखिएगा, इंग्लिश मूवी है, ठीक है। तो ये एथेंस और स्पार्टा की कहानी है। तो एथेंस जो है कहाँ पर है? यूनान में था। तो एथेंस जो था उसका जो इतिहास है उसकी तुलना जो की जाती है गुप्त काल से की जाती है। और जो एलिजाबेथ का युग है यानी कि जो अंग्रेजी साहित्य है उसके इतिहास में आपको एलिजाबेथ का युग मिलेगा। तो इसकी तुलना किससे की जाती है? तो गुप्त काल से की जाती है। गुप्त काल में दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, देखिए दिगंबर यानी कि दिग ही है अंबर जिसका, यानी कि जो आसमान है वो ही कपड़ा है जिसका, किसका? जो नंगे साधु रहते हैं, किसके? जैन धर्म के। तो वो दिगंबर संप्रदाय में है। इसका प्रमुख केंद्र था पुंडुवर्धन, जो कहाँ पर है? बंगाल में, ठीक है। और दूसरी बात कि गुप्त काल में मथुरा और वल्लभी कहाँ के केंद्र थे? किसके प्रमुख केंद्र थे? देखिए ये श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र थे। अगर हम बात करें मथुरा और वल्लभी की तो 4वीं शताब्दी में जैनों की 2 सभाएं यहाँ पर हुई थी और 6वीं शताब्दी में यहाँ पर जो सभा हुई थी तो अंतिम रूप से जैन धर्म की जो किताबें हैं उनको संकलित किया गया था, उनके उपदेशों को संकलित किया गया था। तो पुंडुवर्धन और आपके मथुरा वल्लभी जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये आपके दिगंबर और जैनों से संबंधित है, और श्वेतांबर से संबंधित है, और दोनों ही जैनों से संबंधित संप्रदाय हैं। तत्व चिंतामणि के लेखक कौन हैं? गंगेश उपाध्याय हैं तत्व चिंतामणि के लेखक।
गुप्त काल में बौद्ध धर्म के पहले जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे? एक था पंजाब, एक था कश्मीर, एक था अफगानिस्तान। गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि इससे पहले बौद्ध धर्म हैं, आपके जैन धर्म हैं, उनका वर्चस्व बन गया था और जो आपके हिंदू धर्म है उसकी स्थिति निमन हो गई थी। हर्षवर्धन के समय में आगे गुप्तोत्तर काल में जो है स्थिति फिर ठीक हो जाएगी आपके ब्राह्मण हिंदू धर्म की, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति है। और अगर माना जाए तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो गुप्त शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो वैष्णव या आपके भागवत संप्रदाय के अनुयायी थे। तो कुछ भी कह लीजिए, कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म से जो है संबंधित थे। हिंदू धर्म जो है उसका पुनरुत्थान इसके समय में हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है, महेश यानी कि शिव जी, इनकी जो त्रिमूर्ति के रूप में पूजा आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में पूजा आरंभ हुई थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के रूप में पूजा। अर्धनारीश्वर रूप की भी पूजा गुप्त काल में ही शुरू हुई थी। गुप्त काल में शैव धर्म के किन संप्रदायों का उदय हुआ? तो देखिए, 4 संप्रदाय थे, शैव, कालामुख, कापालिक और पाशुपति। ये चारों जो संप्रदाय हैं शैव धर्म के, इन चारों का उदय गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के अगर महत्वपूर्ण दार्शनिकों की बात करें तो देखिए, आर्यदेव हैं, असंग हैं, वसुबंधु हैं, मैत्रेयनाथ हैं और दिंगनाग हैं। अच्छा, दिंगनाग या दिग्नाग जो हैं ये कौन थे? तो ये मध्यकालीन जो न्याय शास्त्र है उसके जन्मदाता थे। मध्यकालीन न्याय शास्त्र के जन्मदाता दिंगनाग थे। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग तो गुप्त काल। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित अगर पहली कृति देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ऐसी रचना है जिसका पहली बार जो यूरोपीय भाषाएं हैं उनमें अनुवाद हुआ था। देखिए, इसमें प्रेम कहानी है किसकी? दुष्यंत की, शकुंतला की। एक अंगूठी को जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं, क्योंकि जो आपकी बीए है उसमें ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है संस्कृत के विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है। तो अंगूठी जो होती है वो दुष्यंत दे के जाता है शकुंतला को, और बाद में दुष्यंत भूल जाता है, शकुंतला अंगूठी को दिखाकर उसको याद दिलाती है अपनी। तो इस प्रकार से प्रेम कहानी है। अभिज्ञान यानी कि ज्ञान होना शकुंतला का। तो इसके ये पहली ऐसी कृति है जो यूरोपीय भाषाओं में क्या हुई है? अनुवादित हुई है। सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, पहली बात तो सूर्य सिद्धांत संबंधित किससे है? सूर्य सिद्धांत जो है वो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है, नक्षत्र विज्ञान से। और ये आर्यभट्ट जो है इसने सूर्य सिद्धांत दिया था। अगर हम आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्टियम गणित से संबंधित है। संस्कृत में आर्यभट्टियम लिखी गई है। सबसे पहले दशमलव प्रणाली का विकास और ये बताना कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया, ठीक है। और आर्यभट्ट ने ये बताया पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, कहाँ बताया था? आर्यभट्टियम नामक अपनी रचना में बताया था। सबसे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और ज्योतिष में जीवा का प्रयोग किसने किया था? सूर्य ग्रहण सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति, चंद्र ग्रहण सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति, ज्योतिष में जीवा का प्रयोग बताने वाला पहला व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट हैं। तो महान व्यक्ति थे, महान जो है ज्योतिषी थे, महान कह लीजिए नक्षत्र वैज्ञानिक थे, तो महान गणितज्ञ थे। कौन थे? आर्यभट्ट। किसके समय में थे? गुप्त काल के समय में थे। देखिए, ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की जानकारी किसने दी है? तो ब्रह्म सिद्धांत में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की जानकारी देने वाले हैं ब्रह्मगुप्त। हस्त्यायुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये रचना की है पालकाप्य ने। जो पालकाप्य थे ये पशु चिकित्सक थे और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसमें हाथियों के रोगों को बताया गया है, और ये रचना है हस्त्यायुर्वेद। षड दर्शन यानी कि 6 दर्शनों का विकास किसके समय में हुआ है? गुप्त काल के समय में हुआ है। कौन कौन से हैं?
आपके सांख्य है, ठीक है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, उसके अलावा पूर्व मीमांसा है, उसके बाद वेदांत है, यहाँ जिसको कह देते हैं उत्तर मीमांसा। तो सांख्य की तो कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद या उलुक हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, और वेदांत जो है या उत्तर मीमांसा है, इसके बाद रायण है। तो इस प्रकार से 6 दर्शनों के इनके प्रवर्तक हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन था? तो हम पहले बात कर चुके हैं सांख्य दर्शन की। तो सांख्य दर्शन जो था वो सबसे प्राचीनतम दर्शन था। कोई संख्या जब शून्य से विभक्त की जाती है तो अनंत हो जाती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके भास्कराचार्य का, और भास्कराचार्य जो थे गुप्त काल से संबंधित हैं। अष्टांग हृदय के लेखक कौन हैं? वाग्भट हैं, और ये भी चिकित्सक थे। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण शैलियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है। नागर शैली के जो मंदिर हैं आपको उत्तर भारत में मिलेंगे, द्रविड़ शैली के मंदिर आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे, और जो बेसर शैली है वो दोनों शैलियों यानी कि नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। शिवलिंग का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? गुप्त काल में, और व्यापारियों का प्रमुख जो होता था वो क्या कहलाता था? वो श्रेष्ठी कहलाता था। तो इस प्रकार से आज 102 जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं हमने देखे हैं। थोड़ा सा स्पीड में वीडियो जो है बनाई गई है ताकि लंबा जो है समय ना निकले। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों में शेयर जरूर करें वीडियो को, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें। धन्यवाद।